बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटामोनियम क्रूडम। एंटामोनियम क्रूडम, जिसको सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी या ब्लैक एंटीमोनी कहा जाता है। इन शॉर्ट इसको एंटम क्रूड के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम इसका एंटामोनियम क्रूडम, ब्लैक एंटीमोनी या सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी। एंटीमोनी का बेसिक नाम स्टिबियम है। स्टिबियम, इसको स्टिबियम सल्फाइड भी कहा जाता है। स्टिबियम सल्फाइड, इसमें 2 स्टिबियम हैं और 3 सल्फर हैं। बेसिकली 2 स्टिबियम और 3 सल्फर, जो इसका केमिकल फार्मूला बन जाता है Sb2S3। मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक है और मिनरल किंगडम का नॉन मेटल ग्रुप Sb2S3। 2 स्टिबियम और 3 इसमें सल्फर पाए जाते हैं। इसकी प्रूविंग डॉक्टर हनीमैन और डॉक्टर कास्पेरी ने 1828 में इसको डॉक्टर हनीमैन और डॉक्टर कास्पेरी ने प्रूव किया। मियाज़मेटिक बैकग्राउंड सोरा, एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इसका तकरीबन 1 मंथ यानी 30 डेज। मीडियम एक्टिंग रेमेडी है ये भी, एंटामोनियम टार्ट की तरह मीडियम एक्टिंग रेमेडी, तकरीबन 30 डेज इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है। थर्मल बोथ हॉट एंड कोल्ड। पहले तो ये लिखा हुआ है कि ये इसका पेशेंट नेदर कोल्ड नॉर हॉट। आगे लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात वो दोनों से सेंसिटिव होता है। बोथ यानी हम जब थर्मल रिएक्शन केस टेकिंग के दौरान पेशेंट से पूछते हैं तो कुछ पेशेंट्स कहते हैं जी मुझे गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ कहते हैं जी मुझे सर्दी में ज़्यादा प्रॉब्लम। इस पेशेंट्स को दोनों ज़्यादा महसूस होती हैं, सर्दियाँ भी और गर्मियाँ भी। बोथ सेंसिटिव टू हॉट एंड कोल्ड। सोरा मियाज़मेटिक बैकग्राउंड, ज़ाहिर है 3 सल्फर हैं, ये चीज़ें आपस में लिंक कर रही होती हैं। 3 एटम इसमें सल्फाइड सल्फर के हैं। सोरिक बैकग्राउंड, 30 डेज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डॉक्टर हनीमैन, डॉक्टर कास्परी ने इसको प्रूव किया है। मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक है। Sb2S3 इसका केमिकल फार्मूला है, स्टिबियम 2 और सल्फर 3। अब अगर हम इसके फार्माकोडायनामिक्स की बात करें, यानी इसके एक्शन की बात करें, तो इसका बॉडी के 2 ऑर्गन्स या 2 सिस्टम पर बहुत ज्यादा एक्शन होता है। एक माइंड और एक जीआईटी। एक माइंड पर और एक जीआईटी पर। इन्हीं 2 स्पेशलिटीज में, इन्हीं 2 एरियाज में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और मोस्टली माइंड और जीएटी की क्लिनिकल पिक्चर्स, ड्रग पिक्चर्स को मद्देनजर रखते हुए हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। माइंड यानी साइकोलॉजी में इसकी एक सिम्टम है एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। एक्सेसिव इरिटेबिलिटी एंड फ्रेटफुलनेस, इंतहा की बेआरामी और बेचैनी। एक्सेसिव, हालांकि आर्सेनिक में भी है, रेस्टॉक्स में भी है, इसमें इंतहा की एक्सेसिव इरिटेबिलिटी एंड फ्रेटफुलनेस इस मेडिसिन में पाई जाएगी। साइकोलॉजी माइंड के सिम्टम। और डॉक्टर साहबान, यहाँ पर इसकी एक चाइल्ड की बड़ी अहम सिम्टम है, बच्चों की। हालांकि हमारी होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में जिद्दी बच्चे के लिए, इरिटेटिव बच्चे के लिए, पेविश बच्चे के लिए कैमोमेला ज्यादातर यूज होती है। इसकी इरिटेबिलिटी कैमोमेला से भी ज्यादा है बच्चों में।
कैमामेला में हम ये देखते हैं जी, बच्चे को एक खिलौना दे तो वो फेंक देता है, दूसरा मांगता है, दूसरा दे तो वो तीसरा मांगता है, कहीं उसको चैन नहीं आता। इसमें लिखा हुआ है एंटम क्रूडम के माइंड में कि बच्चा, द चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड एंड लुक्ड एट, द चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड एंड लुक्ड एट। बच्चा छुआ जाना और देखा जाना भी बर्दाश्त ना करे। कैमोमेला में तो आप उसको टाइस देते हैं, खिलौने देते हैं, वो रोता है, दूसरा उठाता है, तीसरा उठाता है। इसमें इतना इरिटेट हो चुका होता है कि कोई शख्स उसको गौर से घूर के देखेगा या हाथ लगाएगा तो भी वो इरिटेट होकर चिल्लाना शुरू कर देता है। द चाइल्ड कैन नॉट बियर, बर्दाश्त ही नहीं करता, टू बी टच्ड एंड लुक्ड एट, छुआ जाना और देखा जाना वो बर्दाश्त नहीं करता। ये इसकी माइंड में हम पिक्चर याद रखेंगे। एक्सेसिव इरिटेबिलिटी एंड फ्रेटफुलनेस, द चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड एंड लुक्ड एट। दूसरी इसकी जो मेन सिम्टम्स आ रही होती हैं वो जीआईटी में आ रही होती है। जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में, जीआईटी में और बिलखसूस अपर जीआईटी में। अपर जीआईटी, अपर जीआईटी में हमारा जैसे ओरल केविटी सारी आ गई, और उसके बाद इसोफेगस और स्टोमिक। उसके बाद फिर लोअर जीआईटी स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, ज्योजेनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस। तो अपर जीआईटी में इसका सीट ऑफ एक्शन, इसका फार्माकोडायनामिक्स, इसकी अफिनिटी अपर जीआईटी के साथ ज्यादा है, यानी ओरल कैविटी, इसोफेगस और स्टोमिक। अब ओरल कैविटी में हमें इसकी कौन सी सिम्टम मिलती है? बहुत ही मशहूर व मारूफ, जो हमें अक्सर हमारे एग्जाम में भी आती है, कि वाइट कोटेड टंग, वाइट कोटेड टंग, जुबान पर सफेद तह, एज इट इज वाइट वाश्ड। मटीरियल मेडिकल लिखता है कि जुबान पर ऐसी सफेदी होगी, ऐसी सफेद टंग होगी जैसे इसको चूना कर दिया गया है, व्हाइट वॉश कर दिया गया है। ठीक, व्हाइट कोटेड टंग एज इट इज व्हाइट वॉश्ड, जैसे कि इस पर चूना कर दिया गया हो, इस पर व्हाइट वॉश कर दिया गया हो। अब इसकी पैथोलॉजिकल लिंक क्या बनेगा? जाहिर है कि ये सिम्टम आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जुबान पर बम्प्स हैं, टेस्ट बड भी हैं, और उनको एनाटॉमी में पेपली कहा जाता है, फंगीफोरम पेपली। वो पेपलीज ओवर ग्रोथ कर जाते हैं ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, और जुबान पर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की सूरत में ओवर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से जुबान पर एक कोट आ जाता है, और वो कोट किसका होता है? वाइट, वाइट कोटेड टंग। एक तो ओरल कैविटी, इसमें अनहाइजेनिक कंडीशन भी आ सकती है, इसमें इन्फेक्शंस भी आ सकती हैं। वो इन्फेक्शंस बैक्टीरिया की भी हो सकती है, वो इन्फेक्शन फंगस की भी हो सकती है, एज यानी वाइट कोटेड टंग में। दूसरा, ये वाली सिम्टम यानी व्हाइट कोटेड टंग, ये लिंक करती है स्टमक के साथ। स्टमक की फाउल गैसेस, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, बर्निंग सेंसेशन जो स्टमक से इसोफेगस के जरिए रिफ्लेक्स होकर आती है ओरल कैविटी में, उसकी वजह भी से भी ये इन्फेक्शंस और ये व्हाइट कोटेड टंग आ सकती है। अब स्टमक में इसकी एक और बड़ी सिम्टम है कि इसकी डाइजेशन स्लो होती है, वीक होती है और इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट, वीक डाइजेशन, जिसके बाद इसके पेशेंट को जब इरेक्टेशन होती है, ये पेशेंट आपको ज्यादातर क्लिनिक में मिलेंगे, इसके पेशेंट को जब इरेक्टेशन होती है, डिकार आते हैं, तो मटीरियल मेडिकल ये लिखता है कि इरेक्टेशंस
टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा, जो उसने खाया हुआ होता है, जो उसने इंजेस्ट किया हुआ होता है, उसी का जायका उसको दोबारा महसूस होता है गले में। ये बड़ी टिपिकल सिम्टम है। जो चीज उसने खाई वो चूंकि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई, अब हम मटीरिया मेडिका और पैथोलॉजी को आपस में लिंक कर रहे हैं। जो चीज उसने खाई वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई, उसके बाद उसको इरेक्टेशंस हुई और उसी इंजेस्टा के उसको टेस्ट आता है। मटीरिया मेडिका में भी यही लफ्ज लिखे हुए हैं, इरेक्टेशंस, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। मैंने पहले कहा ना कि ये इसकी ओरल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक, जीएटी में आपने इसको मद्देनजर रखना है। ओरल कैविटी, इसोफेगस, इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे एंडोस्कोपी में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं एसोफेजाइटिस, मॉडरेट एसोफेजाइटिस, सीवियर एसोफेजाइटिस। फिर स्टमक में एंडोस्कोपी के रिजल्ट्स आते हैं गैस्ट्राइटिस। इसमें इनकम्प्लीट और स्लो डाइजेशन। अब यहाँ पर एक और इसकी इलामत लिंक करती है। ये सूरत हाल अक्सर पैथोलॉजी में हम इसको क्या कहते हैं, एक बहुत मशहूर मारूफ टर्म है जर्ड, GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या डिजीज। गैस्ट्रो, स्टमक, एसोफेजियल, एसोफेगस से रिफ्लक्स, रिफ्लक्स जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एसोफेगस से जो भी चीज है हम इंजेस्ट करते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से एसोफेगस और एसोफेगस से स्टमक में। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, कार्डिक एंड या कार्डिक स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर यहाँ पर होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जब हम कोई चीज खाते हैं तो ये कार्डिक स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। कार्डिक स्फिंक्टर शुड बी कंप्लीटली क्लोज्ड। मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आजकल इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं गैस्ट्रोलॉजी में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। तो जब बाज़-औक़ात ड्यू टू ओवर ईटिंग या ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, किसी भी वजह से, ज्यादा खाने से, बार बार खाने से, या वो खाना खाने के बाद पानी पीने से, ओवर ईटिंग करने की वजह से ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये लूज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और यही खुराक जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होती, ये रिफ्लक्स करना शुरू कर देती है, ऊपर आना शुरू हो जाती है, जिससे मरीज को हार्ट बर्निंग, एसोफेगस में बर्निंग होगी, हत्ता कि वो बर्निंग उसकी ओरल कैविटी तक जाती है, और उन फाउल गैसेस और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स की वजह से उसकी जुबान तक इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। अब ये तीनों सिम्टम्स आपस में लिंक करेंगी, वाइट वाश कोटेड टंग, एसोफेजाइटिस और GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ये कार्डियक स्फिंक्टर के लूज होने की वजह से, जैसे हमारे घर की टूटी लूज हो जाए तो उसमें से ड्रॉप ड्रॉप नीचे गिरता रहता है, इसको आपने उल्ट लेना है, क्योंकि ये तो फिजियोलॉजी है, यहाँ से खुराक स्टमक में आना ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, यहाँ से रिगर्जिटेट करेगी, रिफ्लक्स बनाएगी, तो दिस इज पैथोलॉजी। और इसमें मरीज कहता है जी मुझे लगता है जैसे मेरे सीने में, मेरे चेस्ट में, मेरे इसमें खुराक की नाली में आग लगी हुई है, क्योंकि जब खुराक वो खाता है तो वो तो नॉर्मल ग़िज़ा होती है, जब स्टमक में आती है तो उसके साथ HCl, पेप्सिन, बाकी गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो जाते हैं, तो वो तेजाबी खुराक जब दोबारा वापस आएगी एसोफेगस में तो वो बर्निंग पैदा कर देगी, GERD, या उसको एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। यहाँ पर चूंकि मैंने कहा ना इसको माइंड और स्टमक, बस इसी पिक्चर में हम घुमाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी वेल प्रिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं। बच्चों में मैंने कहा ना एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, कैमोमिला से भी ज्यादा जिद्दी और इरिटेबल, वो क्यों? अब बच्चों में भी मटीरिया मेडिका में सिम्टम्स आती है कि वो दूध पीने के कुछ देर बाद, फौरन नहीं, अगर फौरन वो वोमिट करें वो तो फिर फ्रेश दूध को वोमिट कर देगा जैसे सलीशिया एस्थूजा में होता है, नहीं, इसमें कुछ देर स्टमक उस दूध पर डाइजेशन करने की कोशिश करता है, उसकी केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कंप्लीट नहीं हो पाती तो वो उसको वोमिट करता है। जब वोमिट करता है तो वो कटा फटा कार्ड्स
कर्ड्स मिल्क यानी फटा हुआ दूध बाहर फेंकेगा। अक्सर हमें बच्चों के साथ उनकी माएँ कहती हैं जी दूध पीता है बच्चा, कुछ देर बाद आधे घंटे बाद वो उसको बाहर निकालता है तो वो बिल्कुल फटा हुआ दूध होता है। ये टिपिकल सिम्टम है एंटमोनियम क्रूडम की, टिपिकल सिम्टम एंटमोनियम क्रूडम की। और इस वजह से चूंकि अब उसको भूख लगी होती है और वो दूध पीता है तो वो वोमिट कर रहा होता है, तो वो एक्सेसिव इरिटेबल हो जाएगा। अब इसको माइंड के साथ लिंक करेंगे, एक्सेसिव इरिटेबल हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें असल में पूरी ड्रग पिक्चर आपस में लिंक कर रही होती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको मुख्तसर करूं, एंटामोनियम क्रूडम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, इसमें स्टिबियम और सल्फाइड है, Sb2S3 जो कि सल्फर है, मियास्मेटिक बैकग्राउंड सोरा है, मीडियम एक्टिंग रेमेडी है। डॉक्टर हानीमैन और डॉक्टर कास्परी ने इसको 1828 में प्रूव किया है, इंट्रोड्यूस कराया है। इसका फार्माकोडायनामिक्स या सीट ऑफ एक्शन माइंड और जीआईटी। माइंड में एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, बच्चे में भी बड़ों में भी, बच्चा देखा जाना छुआ जाना बर्दाश्त ना करे। जीआईटी में हम इसको अपर जीआईटी तक महदूद करेंगे, अपर जीआईटी में इसका बेस्ट एक्शन है। ओरल कैविटी में वाइट कोटेड टंग, एसोफेगस में इन्फ्लामेशन ऑफ द एसोफेगस, बर्निंग इन द एसोफेगस, स्टमक में इनडाइजेशन, इनकम्प्लीट, वीक स्लो डाइजेशन, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस भी होता है बाज़ औक़ात, और वो खुराक उसकी जीआईटी में आएगी, उसको बर्निंग होगी। थैंक यू, वस्सलाम।